तो चलिए आज मैं कक्षा 10 के राजनीति शास्त्र में पहला चैप्टर जो है लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी, इसी का जो है आज मैं दूसरा वीडियो नंबर 2 आज बनाने जा रहा हूं और उसके माध्यम से आपको कुछ नए ज्ञान देने जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो कुछ गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा और भी मैं आप सबके सहायता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और सहायता के लिए मैं ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के प्रयास में लगा हुआ हूं, ताकि 10वीं क्लास में राजनीति शास्त्र में एक अच्छा से अच्छा टीचिंग प्रोवाइड किया जा सके, अच्छा से पढ़ाया जा सके। तो जो लोग इस माध्यम से जुड़े हैं उनके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आगे मैं इसको शुरू करता हूं। तो पिछले अध्याय में हमने बताया था कि भारत में जो है पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में जो विविधता पाई जाती है, जो एक दूसरे पर अंतर देखा जाता है, वो न कहीं जाति के आधार पर अंतर देखा जाता है आदमी के बीच में, या धर्म के आधार पर, या तो लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर। तो ये 3 ही फैक्टर मेन है जो सामाजिक विषमता पैदा करती है। और आज हम इसी का बढ़ाते हुए रूप जो है आज हम चर्चा करते हैं कि मैंने और भी पीछे चर्चा किया था कि बिहार भैया या उत्तर भारत के भैया लोग, कहने का मतलब जो गरीब हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों में जा कर के कम मजदूरी में अपना काम करते, और हालांकि ज़्यादा पैसा और ज़्यादा आराम जो है वहाँ के लोगों को मिलता है, लेकिन उसमें भी जो कमाने जाते हैं उसमें भी वहाँ के लोग बहुत अत्याचार करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और साथ में बताया था कि किस प्रकार से गरीब भैया लोग काम के तलाश में जाते हैं। बट आजकल मैंने ये भी बताया था कि धीरे धीरे जो है शहरों का विकास जैसे जैसे हो रहा है, तो एक गांव से शहर की ओर जो कमाने के लिए जाते थे, अब धीरे धीरे जो है नज़दीकी शहरों की ओर लोग जा कर के पैसा कमाने लगे हैं। जैसे अगर बात करें तो इसी में हमने बात किया था कि पहले लोग मुंबई, बहुत तादाद में लोग मुंबई कमाने के लिए चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब चेन्नई विकसित हुआ, बंगलौर विकसित हुआ और हैदराबाद जैसे शहर का विकास हुआ, तो धीरे धीरे जो है यहाँ जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई, मुंबई में जाने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई। इसी प्रकार से गुजरात के लोग भी जाते थे बहुत मात्रा में कमाने के लिए, मुंबई जाते थे, लेकिन जैसे जैसे गुजरात में भी सूरत का विकास, सूरत जैसे शहर का विकास हुआ, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि जैसे कुछ प्रमुख शहर विकसित हुए, तो यहाँ उद्योग धंधा फैली और यहाँ गुजरात के लोग जो है को काफ़ी काम मिला और ये मुंबई जो है जाने की संख्या में, मतलब मुंबई जाने में बहुत कमी आई। तो मुंबई जाने वालों की संख्या में बहुत कमी आई। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे और सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है। तो इस प्रकार से हमने बताया कि हालांकि वो लोग जाते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जैसे अब एक बात और बताया था मैंने कि जैसे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, तो हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कभी कभी तो उनको पीट भी दिया जाता है। तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दूर देश में भी कमाने के लिए मजबूरी होकर आया और इस प्रकार से गरीबी के कारण से मुझे ऐसा गलत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो इस मारपीट के दौरान कभी कभी लोगों को मृत्यु भी हो जाती है और काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इस बारे में आपको बताया था और आज मैं इसी पहलू को आगे बढ़ाते हुए हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ बताएं। चलिए तो आगे आज हम बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा में भी हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैसूर में बिहारी छात्रों को पीटी गई, रेलवे भर्ती बोर्ड का परीक्षा भी एक बार हुआ,
तो उसमें भी जो मैसूर गया, बिहारी छात्र गया तो उसको पीटा गया। इसी प्रकार से कुछ उत्तर पूर्व असम राज्य में भी बिहारियों की हत्या की गई। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि हिंसा करने में शिकार होने वाले की पहचान केवल एक क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म और संप्रदाय। यानी कहने का मतलब है कि ये 3 फैक्टर के अलावे भी कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे जगह। जगह होने के कारण ये सब पिटा गए, मार खाए, क्योंकि ये सब बिहार के लोग थे और असम कमाने के लिए गए थे। अब असम गए थे तो असम के लोगों ने वहाँ पीटा, क्योंकि असम के लोग जो है इसलिए पीटा क्योंकि ये बिहारी है, इसको हटाओ। तो जगह के आधार पर भी भेदभाव की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि मुंबई और मैसूर में भी ऐसी चीज़ देखी जाती है, मारपीट देखी जाती है जो क्षेत्र के आधार पर होता है। यानी कि बिहार राज्य का है इसलिए पीटो, इसको गलत समझो, इसको जो ये सब गलत चीज़ है, ये सब बदमाश है या ये सब खराब है, ये सब नीच घटिया आदमी है। तो ये सारी चीज़ों का जो हमारे मस्तिष्क में उभरने लगती है, तो ये सारी चीज़ें ही क्या करती है कि मानव के बीच अंतर पैदा करती है, भेद पैदा करती है। और यह भेद जो है हमारे मानवता के लिए, हमें जीने के लिए, सभी आदमी को एक समान रूप से सही से जीने के लिए गलत चीज़ें हैं और इसे नहीं रखना चाहिए। परंतु तुष्टीकरण की नीति के कारण, यानी कहने का मतलब संतुष्टि के नीति के कारण, तुष्टीकरण संतुष्टि के नीतिकरण के कारण सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। कहने का मतलब है कि ये इसका विरोध तुष्टीकरण की नीति, यानी संतोष हो। लोग नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग सोचते हैं कि चलो अरे अगर इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं ना, क्षेत्रवाद का अगर विरोध करेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, मतलब मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुष्टीकरण की नीति, संतुष्टि मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर दिखाना पड़ेगा। अंतर दिखाने का मतलब कि ये जो है ये ठीक है, इसके पक्ष में काम करेंगे तो हमें जीत मिलेगा, हमें सत्ता मिलेगी, हमें सुख शोहरत मिलेगा, हमारे समाज में इज्जत होगी। ये सारी चीज़ें जो है के कारण से नेता भी लोग जो है इसका विरोध नहीं कर पाते हैं खुल करके। और सही बात है कि उल्टा सीधा जो है काम करके अपना काम निकालते हैं। तो चलिए अब मैं इस बात को और आगे लेकर के चलता हूँ कि द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर इसका देखने को मिला है। ये बात भी सही है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, इसका सही से इधर उधर की बातें कर करके इसको टाल देते हैं, ऐसी घटनाओं पर विशेष नज़र नहीं रखते हैं। कारण इसका ये होते जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हम जानते हैं कि इसके अलावे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसके पीछे हमें लगना चाहिए, और अगर समर्पण हो करके भी अगर वो सुधर जाता है तो जाने बहुत सारे सुधार होंगे। तो आइए और हम आगे बात करते हैं कि फिर मैक्सिको के ओलंपिक में भी विरोध का रूप हुआ था, लेकिन वो नस्ल आधारित था। मैक्सिको के जो ओलंपिक में विरोध जो होता था वो नस्ल के आधार पर था। बेल्जियम के देश में 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, समझ गए। इसमें जानने की बात है कि शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और ये फ्रेंच बोलते हैं। एक बार और दोहरा देते हैं कि बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, और से 40% जो हिस्सा है वे लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध हैं, यानी धनी हैं, जबकि डच भाषी लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वो यानी गरीब है, ज़्यादा संख्या में और गरीब हैं। स्वाभाविक है दोनों के बीच तनाव ही बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। यही द्वंद्ववाद कॉन्फ्लिक्ट लोकतांत्रिक शासन की दिशा में निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार के अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया। यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। दोनों समुदाय ने समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है।
संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोगों ने अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है, बल्कि भाषा विचार का आधार है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बात इसमें बोला गया है। कहने का मतलब यही है, कह रहा है कि बेल्जियम में ज़्यादातर लोग फ्लेमिश इलाका में जो रहते हैं और डच बोलते हैं वे गरीब हैं, और 40% लोग जो बेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और वो धनी हैं। तो दोनों के बीच जो है तनाव होता है। तनाव होता है मतलब ये कि जो फ्रेंच हैं वो धनी हैं और जो बोलते हैं जो धनी हैं, और डच बोलते हैं जो गरीब हैं। तो ये दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता है। तो इसका कारण बेल्जियम में केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में बट चुकी है। एक तो राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार, जो पूरे देश में चलाती है केंद्र सरकार, जो एक विशेष क्षेत्र में है वो राज्य सरकार। तो दोनों की शक्तियां बिल्कुल अलग अलग है। अब कहे केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार बिल्कुल अलग है। तो एक ही वीडियो के माध्यम से ये नहीं हो पाएगा। हम अगले वीडियो के माध्यम से इसी चैप्टर का वीडियो नंबर 3 हम बनाते हैं अगला में।